नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के पार्ट 2 में मैं जगदीश चौबे आपको अपने चैनल जगदीश चौबे पर स्वागत करता हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रीटमेंट की परिभाषा क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है और इसके क्या लाभ हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रेजेंटेशन को अंत तक देखें, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आप पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे दबाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जो हीट ट्रीटमेंट शॉप में काम करता हो अथवा उससे संबंधित हो, उसके लिए आयरन आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम अथवा आयरन आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टील के हीट ट्रीटमेंट के लिए यह डायग्राम एक आत्मा के समान है। यदि आपने इसे ठीक से समझ लिया तो आगे के लिए समझना आसान हो जाएगा। स्टील के हीट ट्रीटमेंट के दौरान उसकी आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर में बदलाव आने के कारण वह अलग अलग अवस्था में होता है। इस अवस्था को ही हम फेज कहते हैं, और जब यह फेज किसी खास तापमान पर और परसेंटेज कार्बन पर एक साथ होता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। इसीलिए कई बार इसे आयरन आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम भी हम कहते हैं। तो इस डायग्राम से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। चलिए हम डायग्राम देखते हैं। ये आपका आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम से हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, पहले एक्स एक्सिस पे ये परसेंटेज कार्बन दिखा रहा है, 0 से लेके 6.6% कार्बन है, और वाई एक्सिस जो है ये टेम्परेचर का है, 0 टू लेके 3912 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुविधा के लिए हमने इसको इक्वलेंट डिग्री सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर यहाँ आपको दिखाया हुआ है विद इन ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन, पहला चीज ये कि देखिए लिक्विड फेज, ये सारा लिक्विड फेज है। उसके बाद हम आते हैं डेल्टा फेराइट। डेल्टा फेराइट यहाँ आता है, ये एरिया डेल्टा फेराइट का है। फिर आता है ऑस्टेनाइट, ये गामा फेज जिसको हम बोलते हैं, ऑस्टेनाइट रीजन, ये गामा का साइन है बेसिकली। उसके बाद आता है परलाइट, यहाँ से कन्वर्ट होता है तो ये परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टेनाइट, और परलाइट जो है फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। और उसके बाद आता है सीमेंटाइट, जब कार्बन हायर परसेंटेज होता है तो यहाँ पे कार्बाइड यहाँ आना शुरू हो जाता है, और ये कार्बाइड आपके फाइनल स्ट्रक्चर में भी रहता है। सो ये अलग अलग फेजेज हैं। आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ स्टील के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इस डायग्राम से हमें और बहुत कुछ जानकारी मिलती है, कास्ट आयरन के बारे में और कई चीज़ों के बारे में, और अलग अलग फेजेस होते हैं। लेकिन मैं इस समय, चूंकि हीट ट्रीटमेंट का सवाल है वो भी स्टील से है, तो मैं यहीं तक ही लिमिट रखूंगा। अप टू 2% कार्बन जो है स्टील जो है यहाँ तक का मैंने रखा हुआ है। इसके आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें जो इक्विलिब्रियम हम बात बता रहे थे, क्या क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है यूटेक्टॉइड, ये यूटेक्टॉइड पॉइंट है, ये 0.8% कार्बन और 723 डिग्री टेम्परेचर। ये अवस्था होती है जब यहाँ पे ऑस्टेनाइट, यहाँ पे इसके नीचे परलाइट, और इस जगह पे दोनों एक साथ होते हैं। जब आपको कूल करते हैं तो ये परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जब आप इसको हीट करते हैं इधर से उधर तो ये परलाइट धीरे धीरे ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसको हम यूटेक्टाइड कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट है, वो यहाँ आ जाता है, 4.3% कार्बन और 1147 डिग्री टेम्परेचर पे ये यूटेक्टिक पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है ये एरिया है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, और ये करीब करीब 0.16% कार्बन और टेम्परेचर अराउंड 1493 के आसपास इसका ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। यहाँ पे सारे फेज एक साथ होते हैं। तो ये तो अलग अलग फेजेस के बारे में हो गया, यूटेक्टिक पॉइंट्स के बारे में हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बारे में हो गया। अब हम ये कहते हैं स्टील कहलाता क्या है। स्टील जो है अप टू 2% कार्बन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेंज है इसको हम स्टील में कहते हैं। और जब कास्ट आयरन होता है वो मोर देन 2% कार्बन, ये जो इसके बाद का जो एरिया है ये सारा कास्ट आयरन का, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन हमने इसको लिमिट यहाँ से यहाँ तक रखा है। अब विद इन स्टील देर आर 2 रीजन्स। एक ये आपका जिसको हम बोलते हैं हाइपोयूटेक्टाइड। हाइपोयूटेक्टाइड वो होता है जो कि 0% से लेके अप टू 0.8% तक ये रहता है, इसको हम कहते हैं हाइपोयूटेक्टाइड।
और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, इसको हम हाइपर यूटेक्टाइड कहते हैं, जो कि 0.8 से एबव होता है और ये अप टू 2% तक जाता है। तो ये एरिया हाइपर यूटेक्टाइड और ये एरिया हाइपर यूटेक्टाइड। तो इस डायग्राम से देखिए हमें क्या क्या फायदा होता है, हीट ट्रीटर्स को क्या फायदा होता है। हीट ट्रीटर को ये फायदा होता है कि यदि आप कोई भी परसेंटेज, मान लीजिए परसेंटेज 0.8% कार्बन आप लेते हैं और इसको आप हीट करते हैं, ये लाइन देखिए हीट की है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। यदि मैं डायग्राम ऐसे चलूँ, इसका मतलब ये कूलिंग इफेक्ट है। तो मैं हीट की बात कर रहा हूँ। जब आप हीट करते हैं तो ये जो परलाइट है ये धीरे धीरे ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट ट्रीटर के लिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट हाइपोयूटेक्टाइड की स्टील के केस में जब भी आप हीट करें, इस रीजन में आपको लाना है अपने आप को, स्ट्रक्चर को। एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, अल्फा फेराइट, डेल्टा फेराइट, गामा फेराइट, ये सारे सॉलिड स्टेट में है। ये मत सोचिए कि इसमें कुछ स्टील पिघल जाता है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टील के पिघलने का या लिक्विड टेम्परेचर यहाँ पे होता है, इसके ऊपर होता है। तो ये जो भी हम चेंजेस हम देख रहे हैं ये सब सॉलिड स्टेट में होता है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बदलता है। यदि मैं उसको पढ़ाने लगूं तो वो भी आधा घंटे का टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने उसको लिमिट किया हुआ है। तो आपको ये मैंने बता दिया कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से स्टेजेस पे हैं। और जब आप इसको हीट करके यहाँ तक ले जाते हैं, उसके बाद आप कूल करते हैं। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीटिंग एंड कूलिंग। कूलिंग करते हैं, फिर ये आता है और 0.8 पे, जैसे यहाँ पे आया 723 डिग्री टेम्परेचर पे, ये पूरा 0.8% कार्बन का यदि स्टील है तो ये 100% परलाइट हो जाता है। अब हीट ट्रीटर को इससे क्या फायदा है? यदि उसे ये पता है कि 0.4% कार्बन है स्टील में और उसको हीट ट्रीटमेंट करना है, तो वो यहाँ से यहाँ तक इसको हीट करेगा। और ये देखिए ये बीच का रीजन है, इसमें फेराइट प्लस आपका ऑस्टेनाइट होता है, इसके ऊपर से जाना होगा और फिर इसको ऑस्टेनाइट रेंज में लाना होगा। ये आगे के मैं जो डायग्राम बताऊंगा आपको, उनमें इसका पूरा यूज है। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हीटिंग करते हैं अल्टीमेटली हमें, लेकिन इस केस में हाइपर यूटेक्टाइड के केस में, हाइपर यूटेक्टाइड के केस में हम इसको क्रॉस नहीं करते, इस लाइन को, इस फेज में नहीं जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें कार्बाइड की जरूरत होती है। इसीलिए हाइपर यूटेक्टाइड केस में जब आप इसको हीट करते हैं तो ये करके इस रेंज के भीतर आपको हीट करना होता है। और फिर जब आप कूल करते हैं तो ऑस्टेनाइट तो परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो सीमेंटाइट है ये रह जाता है। और ये सीमेंटाइट होना बहुत जरूरी है। जो भी हाई कार्बन स्टील होते हैं, चाहे वो टूल स्टील हो और हाई कार्बन स्टील हो, उस केस में आपको सरफेस हार्डनेस चाहिए होती है और उस केस में सीमेंटाइट का होना बहुत जरूरी होता है। तो सीमेंटाइट रखने की वजह से इसको हम ऊपर तक नहीं ले जाते हैं, वो डिजोल्व नहीं होने देते हैं, रहता है यहाँ पे। और जब आप कूल करते हैं तो आपको फाइनल स्ट्रक्चर में परलाइट प्लस सीमेंटाइट मिलता है। तो ये एक बेसिकली हीट ट्रीटर के लिए। यदि 0.4% है तो क्या होगा, 0.2% है तो वो किस टेम्परेचर तक ले, ये देखिए टेम्परेचर का रेंज है, इसके ऊपर उसको 20-50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं, एनीलिंग कर रहे हैं, हार्डनिंग टेम्परेचर कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ऑस्टेनेटिक फेज में जाना बहुत जरूरी है। इस केस में इसके भीतर ही रहना पड़ता है, ये आगे हम बताएंगे आपको। तो ये चीज हो गई इस डायग्राम के बारे में। अब इस डायग्राम का एक लार्जर पहलू मैं दिखाता हूँ, लार्ज व्यू, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये इसका लार्ज व्यू है। इस केस में यहाँ पे आप ये टेम्परेचर का दिखा रहा है, ये सारा एरिया जो येलो एरिया है सारा ऑस्टेनाइट का रीजन है। ये एरिया आपका ऑस्टेनाइट, जब आप यहाँ से इसको कूल करते हैं या हीट करते हैं, मान लीजिए आप कूल करते हैं, ऑस्टेनाइट लेके कूल करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद यहाँ से फेराइट बनना शुरू हो जाता है, ग्रेन बाउंड्री फेराइट बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ आते आते जितना फेराइट बना उसके बाद जो बैलेंस ऑस्टेनाइट है ये सारा परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आप एक चीज और देखिए, जैसे जैसे आपका परसेंटेज कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, आपका फेराइट का कंटेंट भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। इस स्टेज पे आके करीब करीब 50% हो जाता है। यहाँ पे 0.4% पे, ये सॉरी 0.4% है ये। और यहाँ के बाद फेराइट बनेगा, उसके बाद परलाइट बनेगा। परलाइट बनते बनते बढ़ते बढ़ते ये करीब करीब यहाँ पे 100% परलाइट बन जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट कोई भी हीट ट्रीटर चूज कर सकता है कि उसको कितने हीट तक उसको हीट करना है, कैसे उसे कूल करना है, ताकि उसका फाइनल स्ट्रक्चर फेराइट परलाइट हो, या यदि उसी रेंज में है तो परलाइट सीमेंटाइट हो। ठीक इस तरह यहाँ भी यदि हाइपर यूटेक्टाइड है, मोर देन 0.8% है, तो उसको यहाँ से हीट करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं और इस रेंज के भीतर इसको
मेंटेन करते हैं, सोक करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे कूल करते हैं। ये जो सीमेंटाइट है ये ज्यों का त्यों रह जाता है, और ये ऑस्टेनाइट जो है ये कन्वर्ट होके परलाइट में बदल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है आपका परलाइट प्लस सीमेंटाइट का होता है। तो ये इसके फायदे हैं बेसिकली, यदि आप गौर से देखिए तो ये आयरन कार्बाइड स्टील का जो है ये सारा मैंने आपको बता दिया, और ये डिटेलिंग भी कर दी आपको ऑस्टेनाइट के बारे में। तो इस डायग्राम के बाद मेरे ख्याल से इसके बाद में अगला आपको जो मेरा प्रोग्राम होगा वो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन TTT कर्व्स और CCT कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो ये आप पार्ट 3 में आप देखिएगा। इस पार्ट 2 में मैंने इतना ही कवर किया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आयरन कार्बन डायग्राम, और इसके अलावा जो मैंने स्टील से रिलेटेड जो आपको अलग से दिखाया, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसको देखिए, समझिए, और यही आप सोचिए कि यदि आप एक बार में आप समझ जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसे आपको लगातार 1 या 2 बार देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम को, दोनों डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इसको आप समझ गए तो आगे के लिए बाकी के TTT और CCT कर्व आपको समझना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट दीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए। यदि आप इसमें कुछ और बेहतरी चाहते हैं तो उसको दीजिए, ताकि मैं आगे के प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।